सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडालअप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो एक और कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो हम टीचिंग एग्ज़ाम आपका हो गया चंडीगढ़ पीआरटी एंड ईएमआरएस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं उनके जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला आपका पार्ट है उसके रिगार्डिंग ये प्रैक्टिस सीरीज़ की वीडियो है। और इससे पहले भी कई वीडियो हमारी इस टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड आ चुकी हैं। अगर आई होप आपने अगर नहीं देखा है वो इफ़ एनी कंडीशन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो मैं यही सजेशन आपको दूंगा कि आप नीचे दी गई प्लेलिस्ट के माध्यम से वो वीडियो आप देख सकते हैं। और उनमें क्वेश्चन जो है उनके माध्यम से आपको एक मिसलेनियस क्वेश्चन का एक ओवरव्यू मिलेगा। साथ ही साथ कई वीडियो ऐसी भी हैं जिनमें आपके स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन कराए गए हैं, जैसे आपका असेसमेंट हो गया, आपका टीचिंग मेथड्स हो गए जैसे, ठीक है। इसके साथ ही आपका इंक्लूसिव एजुकेशन आरटीई हो गया। तो ये आप देखिए, आपको आई होप कि निश्चित तौर पे आपको ये पसंद आएंगे। और उसी कड़ी में ये अगली वीडियो है जिसमें हम जो पिछले टीचिंग एप्टीट्यूड कई सारे एग्जाम हुए हैं जैसे एनवीएस का हो गया आपका, ठीक है, और अदर जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है जिनमें स्पेसिफिक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा गया है उनके हम क्वेश्चन उठा के लाए हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं सर्कुलेट होते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस की ओर। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं जिस पे हम मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं तो उसके लिए आपको पेडागोज नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। इसकी लिंक हमने नीचे दे रखी है। साथ ही साथ अगर आप नोट्स पीडीएफ वगैरह चाहते हैं और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराते हैं उनकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेडालअप ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करना होगा। बढ़ते हैं हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर, क्योंकि वही हमारा मेन मोटिव है कि निम्न में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों में सोचने की शक्ति का विकास करना, सिलेबस से संबंधित जानकारी देना, छात्रों को नोटिस बनवाना, परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करना। यहाँ हम क्या करते हैं कि आपको केवल सही ऑप्शन बताना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है कि आपको एक्चुअल में जो बाकी ऑप्शन नहीं बन पा रहे हैं उनकी क्लियरिटी हो, क्योंकि वही आपके कॉन्सेप्ट की समझ को और बेहतर करेंगे। तो इसका क्योंकि ये अप्लाइड क्वेश्चन है तो आपको ये पढ़ के ही ऑप्शन का आंसर मिल गया होगा कि हमारा जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव की बात करी गई है तो वो है छात्रों को सोचने की शक्ति का विकास करना। अब अगर मैं इसी का क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछूं कि बताइए छात्रों की सोचने की शक्ति का जो आप विकास कर रहे हैं ये किस वाद से रिलेटेड है, किस इज्म से रिलेटेड है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा निर्मितवाद। और अगर मैं पूछूं कि निर्मितवाद की संकल्पना हमारी कौन सी शिक्षा नीति ने दी है तो आप टिक करेंगे कि एनईपी 2020 है ना, उसने हमारे कहीं ना कहीं व्यवहारवाद को बदलकर निर्मितवाद लाने की संकल्पना दी है। उसने कहा है कि बच्चों को आपको सूचना या ज्ञान से भरना नहीं है बल्कि हमें बच्चों को ज्ञान का निर्माता खुद बनाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी संकल्पना एनसीएफ आपके 2005 ने भी करी थी और जो नया एनसीएफ आया है उसने भी इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से संबंधित कौन सा सही नहीं है। यहाँ वर्ड लिखा है नहीं है। अब आपको यहाँ ये देखना है कि एमएलटी आखिर है क्या, ठीक है, ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है क्या। तो जब आप टीचिंग के टाइप्स में पढ़ते हैं तो यहाँ अगर मैं बात करूँ टीचिंग के टाइप्स में तो आपने 3 टाइप्स जरूर पढ़े होंगे अधिगम के। उन 3 टाइप में एक आपका हो गया मेमोरी, दूसरा आपका हो गया अंडरस्टैंडिंग और तीसरा आपका हो गया थिंकिंग। ये 3 है, मतलब आपका स्मृति हो गया, स्मृति के साथ आपका बोध हो गया, बोध के साथ आपका क्या चिंतन हो गया। ये 3 आपके लेवल होते हैं अधिगम के। तो इनकी यहाँ बात करी गई। अब आपको ये बताना है कि मेमोरी लेवल ऑफ थिंकिंग में कौन सा शामिल नहीं है। स्मृति जो है वो शिक्षण का पहला चरण है। शिक्षण का स्मृति चरण मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है। जो स्मृति है में सूचना को रटने की आदत शामिल है। एमएलटी छात्रों को सीखी सामग्री को याद करने में सक्षम बनाता है। तो अगर हम बात करें कि मेमोरी लेवल की तो यहाँ जो आपने शिक्षण का पहला चरण है इसे माना गया है कि आपको स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बच्चों को रटवानी ही पड़ेगी, है ना। तो उसमें अगर बात करें कि ये पहला चरण है, बिल्कुल सही बात है, ये शिक्षण का पहला चरण माना जाता है। मेमोरी में चीज़ों को रटने के लिए कहा जाता है, ये बिल्कुल भी ये बात सही है, कहा जाता है। छात्रों को सीखी हुई सामग्री को याद करने में सक्षम बनाना, ये कहीं ना कहीं रटने से संबंधित है कि आपने चीज़ें याद करा दी और जब टाइम टू टाइम आप उसे रिकॉल करा रहे हैं तो बच्चे को वो चीज़ें याद आ रही हैं, तो ये भी बात सही है। लेकिन स्मृति का आपका सामाजिक आर्थिक स्थितियों से कोई लेना देना नहीं है और यहाँ नहीं पूछा गया था तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। आई होप कि आप अगर इस तरीके से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही आंसर तो मिलेगा, बट उसके साथ भी जो आंसर नहीं बन रहे हैं उनसे आपको और क्वेश्चनों की क्लियरिटी ज़्यादा होगी, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बेहतर होगी, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मोटिव ना होकर क्वालिटी क्वेश्चन करना होना चाहिए।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि शिक्षण के समझ स्तर। अभी हमने बात करी थी हमारे मेमोरी स्मृति स्तर की, अब बात करेंगे हम समझ स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो हमारा सेकंड लेवल है। इनमें से उसमें कौन सा शामिल नहीं है? इसकी प्रस्तावना मॉरिसन ने दी थी। यह स्मृति और अंतर्दृष्टि है जो रटने से परे या विषय की निपुणता केंद्रित है। सांस्कृतिक भौतिकवाद भी इसका प्राथमिक निर्धारक कारक है कि यह बौद्धिक व्यवहार विकसित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। तो जो समझ स्तर है उसको मॉरिसन ने प्रस्तावना दी थी, बिल्कुल ये बात सही हो जाती है आपकी। स्मृति स्तर स्मृति और अंतर्दृष्टि है जो रटने से परे है। बिल्कुल आपका मेमोरी लेवल आपका रटने से संबंधित था, लेकिन उससे एक लेवल अप चले गए आप अंडरस्टैंडिंग पर। तो हाँ, आपका कहीं ना कहीं मेमोरी लेवल के गुण तो शामिल होंगे, लेकिन उससे भी एक अगले लेवल की बात करी गई, तो इसमें अंतर्दृष्टि भी शामिल होगी और रटने से परे है। इसमें निपुणता केंद्रित बात होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये सांस्कृतिक भौतिकवाद से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो यहाँ यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगर अगले ऑप्शन को देखें, बौद्धिक व्यवहार विकसित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल। तो क्योंकि बौद्धिक व्यवहार हमारा अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, इसलिए उसे वो कहीं ना कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। तो आपको सही मतलब ऑप्शन मिलने के साथ साथ आपको समझ स्तर के बारे में चीज़ें और भी पता लगेंगी अब आगे के ऑप्शन से कि क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं। अब बात करते हैं अगला जो हमारा स्तर है वो है सबसे सुप्रीम लेवल, वो है चिंतन, मतलब आपका थिंकिंग लेवल। उसमें क्या शामिल नहीं है? क्या ये प्रमुख प्रस्तावक हंट थे? ये बात बिल्कुल सही है, हंट इसके प्रस्तावक थे। ठीक है, यह समस्या केंद्रित शिक्षा में बिल्कुल सही है। जो आप चिंतन करते हैं वो आपका कहीं ना कहीं समस्या केंद्रित होता है। कोई समस्या होगी उसके ऊपर आपको एक विचार की उसके ऊपर आप और विचार करते जाएंगे, तो वो समस्या केंद्रित होगा। छात्रों को समस्या को हल करने के लिए किसी प्रकार की अनुसंधान दृष्टिकोण को अपनाने के लिए माना जाता है, बिल्कुल सही है। जब आप समस्या पर चिंतन करेंगे तो आपका एक कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड वहाँ चिंतन में लग रहा होगा। ठीक है, अगर बात करें कि शिक्षक प्राथमिक स्थान ग्रहण करते हैं, छात्र द्वितीयक, तो ये बात गलत हो जाती है। यही हमारा आंसर बनता है। क्यों? क्योंकि चिंतन स्तर में आप छात्र केंद्रित है ना। बच्चा खुद में चिंतन करेगा तो उसे हम टीचर सेंटर्ड ना कहकर लर्नर सेंटर्ड कहेंगे। तो यहाँ इसलिए ये बात गलत हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ब्लूम के अनुसार कौन सा एक निर्देशात्मक उद्देश्यों की श्रेणी में नहीं आता है? सामाजिक, राजनीतिक, याद रखना, या प्रभावी, या मनोप्रेरणात्मक। अगर बात करें तो ब्लूम को हम नॉर्मली ब्लूम के दी गई जो आपकी हायरार्की मॉडल है या टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, उसके लिए बहुत ही जाना जाता है। लेकिन ब्लूम ने 3 डोमेन दिए थे शिक्षण से रिलेटेड, शिक्षण अधिगम से संबंधित। वो थे आपका संज्ञानात्मक, भावात्मक, या मनोगत्यात्मक। तो यहाँ अगर पूछा जाए कि निर्देशात्मक उद्देश्य की श्रेणी में नहीं आता, तो वो आपका सामाजिक, राजनीतिक। इससे ब्लूम की जो निर्देशात्मक उद्देश्य है उसका कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं जरा ब्लूम के द्वारा दिए गए 3 पक्षों की, तो उनको समझेंगे। उनके द्वारा दिए गए 3 पक्ष ये हैं, एक है आपका संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा। अब बात करें संज्ञानात्मक में क्या आएगा, तो जो आपने ब्लूम का एक ट्रायंगल पढ़ा होगा उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ज्ञान हो गया, समझ हो गया, आपका आवेदन एप्लीकेशन हो गया, विश्लेषण मतलब एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मली उसके ट्रायंगल में इस आता है। ये नीचे से ऊपर की ओर चलता है। सबसे पहले आपका नॉलेज आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद आपका समझ आएगा, फिर आपके तीसरे पे आवेदन आएगा, फिर आपका संश्लेषण आएगा, फिर आपका मूल्यांकन आएगा। ठीक है, अगर बात करें भावनात्मक की, तो कहीं ना कहीं दृष्टिकोण और भावनाओं से जुड़ा हुआ पार्ट है। इसमें क्या आएगा? प्राप्त करना, जवाब देना, और आयोजन और विशेषता। अगर बात करें मनोप्रेरणा की, तो इसमें आपके मोटर कौशल आएंगे उपयोग करने की, उसमें विद्यार्थी की क्षमता को देखा जाएगा। तो उसमें अनुभूति आती है, समूह आता है, प्रतिक्रिया आती है, प्रक्रिया, जटिलता आती है, अनुकूलन या व्युत्पत्ति आती है। तो ये चीज़ आपको समझनी है ना। बढ़ती और आपको एक बात और यहाँ अगर पॉइंट की बताऊँ कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी दी थी ब्लूम की, वो 2001 में रिवाइज हुई थी, और उसको रिवाइज करने वाले जो बंदा था वो था एंडरसन। एंडरसन कौन था? एंडरसन ब्लूम के ही शिष्य थे। तो इन्होंने जो इनकी टैक्सोनॉमी में बदलाव किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी में एक जो ट्रायंगल इनका माना जाता है, इनके उच्च स्तर पर ब्लूम के द्वारा एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन को दिया गया था। बट एंडरसन ने इसे बदलकर मतलब मूल्यांकन को बदलकर इन्होंने इसी को रचनात्मकता, क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर दिया था। ये आपको भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए एंडरसन के अनुसार ब्लूम टैक्सोनॉमी के सबसे उच्च स्तर पर कौन आएगा, तो आपका क्रिएटिविटी होगा। अगर पूछा जाए कि ब्लूम के अनुसार उनके टैक्सोनॉमी में सबसे उच्च स्तर पर कौन आएगा, तो आपका मूल्यांकन मतलब एवोल्यूशन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि व्याख्यान विधि के लाभों में एक नहीं है, कम समय में बड़े दर्शक समूह को कवर कर सकता है, सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उपलब्ध समय और उपकरणों के अनुसार लचीलापन होता है। तो यहाँ पूछा गया नहीं है, तो बड़े दर्शक समूह को इससे संबोधित किया जाता है व्याख्यान द्वारा, बिल्कुल बात सही है। सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है,
ये व्याख्यान विधि कभी भी सामाजिक एकता को बढ़ावा नहीं देती है। अगर पूछा जाए अधिगम को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि अपने बड़े कॉलेज या कॉलेजों में देखा होगा लेक्चर मेथड बड़े बच्चों के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं चिंतन को भी बढ़ावा देता है। उपलब्ध एवं उपकरणों का लचीलापन इसमें होता है, बिल्कुल सही होता है। आप इसमें टाइम मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके पास कम समय है लेक्चर को छोटा कर सकते हैं, ज़्यादा समय है लेक्चर को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण पद्धति के रूप में टीवी और वीडियो प्रस्तुतिकरण के लाभों में से एक नहीं है। कौन सा टीवी और वीडियो प्रस्तुतिकरण के लाभों में शामिल नहीं होता है? विशेषज्ञों को इसके द्वारा कक्षा में लाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप वीडियो कॉल के जरिए आप कई सारे विशेषज्ञों को बच्चों के साथ इंटरेक्शन करा सकते हैं। वैक्स बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, ये भी बात सही है, क्योंकि वीडियो और जो टीवी कहीं ना जो जूम मीटिंग है इन सब को कराते हैं, ये वैक्स बच्चों के लिए उपयोगी साबित होता है। बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देता है, तो नहीं, ये इसका कहीं डायरेक्ट इसका कनेक्शन कहीं इससे शो नहीं होता आपके टीचिंग मटेरियल में। सचित्र व्याख्यान के द्वारा शिक्षण को बेहतर करना, ये भी इसमें शामिल है। तो ये 3 शामिल हैं, एक जो शामिल नहीं है उसको हमने करेक्ट आंसर मान लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समूह शिक्षण विधि के लाभों में से एक नहीं है। शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का अच्छा उपयोग शामिल है। शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करती है, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है, सर्वोत्तम फैकल्टी को साझा करने में मदद करती है। तो यहाँ समूह शिक्षण मतलब कई सारे टीचर मिलकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तकनीकी उपकरणों का अच्छा उपयोग, बिल्कुल सही आती है। गुणवत्ता से आती है, बिल्कुल सही है। गुणवत्ता आएगी जब कई सारे मिलके बच्चों के अधिगम को और बेहतर बनाएंगे। लेकिन इससे छात्रों की कहीं सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता, है ना। और फैकल्टी को साझा करने में मदद मिलती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन कहता है कि समूह चर्चा के लाभों में से एक नहीं है। अब यहाँ आपने देखा होगा हमने आज जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो नहीं वाले नॉट वाले ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें आदत एक ऐसी पड़ी हुई है कि हम जल्दी से हाँ वाले क्वेश्चनों को करते आए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, वो हमारी गलती नहीं है। बट अब जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को देखता है कि जो हमें एक स्टार्टिंग से पैटर्न बना हुआ है कि हाँ वाले सही वाले क्वेश्चन टिक करने के, तो वो जानना चाहता है एक्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट की कितनी क्लियरिटी है। उसके लिए नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इनको आपको बड़े ध्यान से, क्योंकि एलिमिनेट करने में आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के बिना आप एलिमिनेशन मेथड लगा नहीं सकते नहीं वाले क्वेश्चनों में। यह विद्यार्थियों की वैचारिक भिन्नताओं को दूर करता है। निष्कर्षों उद्देश्यों के बारे में की निश्चितता है, वहाँ इसकी योजना बनाई जा सकती है। चर्चा को प्रशिक्षक के द्वारा सही क्रम में निर्देशित किया जाता है। किसी विषय के इर्द गिर्द संचार को बढ़ावा देती है। जो समूह चर्चा है अनुयोजित भी हो सकती है, मतलब जो समूह चर्चा है वो अनुयोजित हो सकती है, जहाँ विषय किसी प्रारंभिक वक्तव्य के हों उसके बाद आगे चर्चा स्टार्ट हो। तो यहाँ जो समूह चर्चा की बात करें तो विद्यार्थी की जो वैचारिक भिन्नताएं उन्हें दूर नहीं करेगी, बल्कि इसको बढ़ावा देगी। क्यों? जब चर्चा होगी तो आप अपना पक्ष रखेंगे, मैं अपना पक्ष रखूँगा, है ना। तो वो कहीं ना कहीं वैचारिक भिन्नताओं में समानता ला नहीं सकती ना, उसे कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाएगा। और निष्कर्षों यहाँ चर्चा को क्रमबद्ध, बिल्कुल टीचर कहीं ना कहीं आपका जब डिबेट होती है स्कूल में डिबेट कंपटीशन, तो कहीं ना कहीं उसको पीछे से टीचर एक सीक्वेंस में लाने का काम करता है। विषय के इर्द गिर्द बिल्कुल एक आपको टॉपिक दिया जाता है जिसके चारों ओर आपको डिबेट करनी होती है। और इसमें ये भी है कि जैसे टीचर ने एक वाक्य बोला या एक कोई किसी का वक्तव्य बोला या कोई लाइन रखी है आपके सामने, फिर उस पर डिबेट आगे स्टार्ट होती है। ये भी बात इसमें सही होती है। अगला क्वेश्चन है कि केस स्टडी के लाभों में से शामिल नहीं है। प्रतिभागियों को समस्या का गंभीर विश्लेषण करने एवं तर्कपूर्ण राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना, लिंग संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, निर्णय लेने में कौशल को बढ़ावा देना, सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना और नवीन समाधान प्राप्त करना। तो यहाँ आपको आई होप कि पढ़ के समझ में आ गया होगा कि जो केस स्टडी है उसका सीधा मोटिव क्या नहीं है, लिंग संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। बाकी जो आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं वो एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मूल्यांकन के कार्यों में एक नहीं है। वैचारिक शिक्षण करना, फीडबैक देना, अभिप्रेरणा, बेहतर मार्गदर्शन। तो जो मूल्यांकन है हम क्यों करते हैं? फीडबैक देना मूल्यांकन में शामिल है। अभिप्रेरणा, मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों को अपनी उपलब्धि का पता चलता है तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आती है, ये बात भी सही है। बेहतर प्रदर्शन, उसी के बेस पर बच्चे और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इसमें वैचारिक शिक्षण शामिल नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन आप बच्चों को कर रहे हो, इसमें शिक्षण की बात अगर कही गई है तो ये टीचर के लिए ना कि बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि वर्धा शिक्षण प्रणाली का प्रस्तावक माना जाता है। जो वर्धा शिक्षण प्रणाली है, आई होप कि आप लोगों में से कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते। तो जो वर्धा शिक्षण प्रणाली है वो आपकी शिल्प कला से संबंधित है। मतलब एक तरीके से बच्चों को स्किल देना, है ना, ताकि वो समाज में ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बेहतर तरीके से घुल सकें। उन्हें केवल पुस्तकी या किताबी ज्ञान ना हो,
इससे रिलेटेड ये वर्धा शिक्षण प्रणाली है किसके द्वारा लाई गई, कौन इसका प्रस्तावक था, वो महात्मा गांधी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट विजुअल एड नहीं है, कौन सा प्रोजेक्ट विजुअल एड के अंतर्गत नहीं आता। स्लाइड जो हम अभी जैसे अगर वीडियो में आप जो पीपीटी की स्लाइड देख रहे हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आती। दंड आरेख, बार डायग्राम जिसे हम बोलते हैं। और हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर, मतलब छोटा एक बॉक्स होगा प्रोजेक्टर के, जैसे हमारा फ़ोन है ऐसे ही आप हैंड होल्डेड प्रोजेक्टर आता है, वीडियो प्रोजेक्टर। तो जो प्रोजेक्ट विजुअल एड है वो आपका दंड आरेख नहीं है ना, ये बार ग्राफ है, ये आपका कहीं कोई प्रोजेक्टर नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वतंत्र चर है। तो आपने अगर चरों के बारे में पढ़ा है तो 3 वेरिएबल होते हैं, एक होता है छात्र, एक शिक्षा, एक पाठ्यक्रम। अब इन 3 वेरिएबल में 3 टाइप में बांटा गया है, एक आपका स्वतंत्र, एक आपका आश्रित, एक आपका क्या सॉरी एक देखो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। 3 भागों में से बांटा गया है, एक आपका हो गया स्वतंत्र, दूसरा हो गया आश्रित, एक और अंतर आश्रित, ऐसे ही करके कुछ है, मैं भी क्लियर नहीं है, अगर जिसे पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। तो इन 3 हिस्सों में इन्हें बांटा गया है, जिसमें अगर पूछा गया स्वतंत्र चर क्या होता है, तो स्वतंत्र चर मतलब जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े, जो अपने एंगल से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, तो वो आपका शिक्षक होता है। अब यहाँ छात्र क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छात्र है वो टीचर पर डिपेंड है। जैसे आप मेरी वीडियो पर डिपेंड हो, जब मेरी वीडियो आएगी तभी आप मेरी वीडियो के माध्यम से पढ़ पाओगे, लेकिन मुझे कब वीडियो बनानी इसका कोई मेरे ऊपर बर्डन नहीं है, या मेरे ऊपर किसी ने कुछ कह नहीं रखा, नहीं आपको रोज़ वीडियो ही डालनी है, तो मैं स्वतंत्र हूँ, आप कहीं ना कहीं निर्भर हो जाते हैं। और अगर संस्थान और अभिभावक की बात करें तो उनका से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ, अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो ये 3rd वेरिएबल में आता है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है संश्लेषण। हाँ देखो, अभी मैंने जैसे आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे नीचे ज्ञान आता है, सबसे ऊपर आपका क्या आता है, मूल्यांकन आता है। ये आपकी रिवाइज वाली नहीं, ये ब्लूम के द्वारा दी गई। तो पूछा गया कि सबसे उच्चतम स्तर पर क्या आता है, तो आपका मूल्यांकन आता है। तो ये थे आपके बेहतरीन क्वेश्चन, आई होप कि आपने एंजॉय करा होगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके PYQ क्वेश्चन है जो अदर टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में, तो मैंने वही क्वेश्चन पिकअप करे हुए हैं। तो इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग लग गई होगी कि किस तरह के क्वेश्चन लेवल अच्छा भी और मीडियोकर लेवल, मतलब जो नॉर्मल लेवल का पेपर बनता है, तो आपको हर एक वेराइटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमारे चैनल्स पर। आई होप कि आपने एंजॉय करा होगा इन क्वेश्चन। इसके साथ ही अगर आप प्रैक्टिस को और बेहतर करना चाहते हैं तो ये कुछ प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप इनके माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बात आप ये मत देखिए कि डिटेल लिखा है तो मैं तो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा हूँ अभी, तो मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम है ना। मेन आपका ध्यान कॉन्सेप्ट में होना चाहिए, ना कि बाहर के एक थंबनेल पर। मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा, बाकी आप खुद अपने लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय करा होगा, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पहले से बेहतर हुई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।